हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका भाग 3 पढ़ेंगे। चैप्टर पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन वाली प्रोसेस पर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। इसका आंसर है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1920-21 में की थी। अब आज का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। पिछली वीडियो में हमने गोत्र वगैरह के बारे में जान लिया था। आज हम मुख्यतः बात करेंगे अपनी वर्ण व्यवस्था पे। सामाजिक विषमताएं, उस टाइम जो वर्ण व्यवस्था आई उसके कारण कौन कौन सी सामाजिक जो विषमताएं थी वो उत्पन्न हुई, आइए देखते हैं। सबसे पहले है उचित आजीविका। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य एक आजीविका को निश्चितता प्रदान करना था, मतलब कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजीविका मिल जाए और कोई भी व्यक्ति बिना लड़ाई झगड़े के अपने काम में लगा रहे और जो समाज का कार्य व्यवस्था है या बंटवारा है वो बहुत ही अच्छे से बना रहे। तो हम उचित आजीविका को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी में, हम इसी कालक्रम की बात कर रहे हैं। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी में वर्ण व्यवस्था क्या थी? प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था इस टाइम प्रचलित थी। अब जो वर्ण व्यवस्था थी तो वर्ण कितने थे? 4 थे। वर्णों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। हमारे जो 4 वेद है उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, उससे हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और जो वर्ण थे हमारे वो किस पर आधारित थे? तो कर्म पर आधारित थे। जो इंसान जैसा कर्म करता था उसी पर आधारित क्या कर दिया गया था? उसके वर्ण बना दिए गए थे। अब हम जान लेते हैं 4 वर्णों के बारे में। जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण थे? 4 वर्ण थे। जो सबसे पहला वर्ण था वो था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ये 4 वर्ण थे। और इसके संबंध में एक कहावत या एक कहानी प्रचलित है कि ये जो 4 वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। इन्हें क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। और कैसे हुई है? तो जो ब्रह्मा जी का मुख था उससे तो हुई ब्राह्मणों की उत्पत्ति। काय से? मुख से। काय की हुई? ब्राह्मणों की उत्पत्ति। ठीक है। फिर ब्रह्मा जी की जो भुजाएं थीं, क्या? ब्रह्मा जी की जो भुजाएं थीं उनसे तो हुई क्षत्रियों की उत्पत्ति। अब जैसे कि मुख से हुई ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उसके बाद फिर क्षत्रिय की हुई भुजाओं से उत्पत्ति, वैश्य की उत्पत्ति हुई जंघा से। काय से? जंघाओं से, वो पैर की जंघा। और शूद्र की उत्पत्ति काय से हुई? पैरों से हुई। तो क्या कहावत प्रचलित है कि जो 4 वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, ब्राह्मण की मुख से हुई, क्षत्रिय की भुजाओं से हुई, वैश्य की जंघा से हुई और शूद्र की पैरों से हुई। तो इसीलिए जो सबसे उच्च वर्ण है उस सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति मुख से हुई। फिर क्षत्रिय को माना जाता है, उसके पश्चात वैश्य और चौथा किसको माना जाता है? शूद्र को माना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्राह्मण था उसका कार्य था वेदों का अध्ययन करना। उसका कार्य क्या था? अध्ययन करना, वेदों का, पुराणों का और अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, यज्ञ करना। ब्राह्मण यज्ञ करता था और यज्ञ करवाता था। क्या था? यज्ञ करना और कराना। ब्राह्मण क्या करता था? यज्ञ करता भी था और करवाता भी था। दान देना और लेना, दान देता भी था और दान को लेता भी था। तो अब क्या है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई, इसीलिए ये क्या करते हैं? अध्ययन के कार्य करते हैं। मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो अध्ययन, मुंह से बोलने वाले कार्य अधिक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, सुरक्षा करना। क्षत्रिय मुख्यतः जो राजा होते थे पूरे उस टाइम के वो क्षत्रिय ही होते थे।
राजा इन तीनों जातियों से नहीं हो सकते थे, केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे। और इस टाइम की जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता था, सारे व्यक्ति अपने ही कार्य करते थे। जैसे वैश्य क्षत्रिय नहीं हो सकता था, वैश्य राजा नहीं बन सकता था, ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता था, क्षत्रिय युद्ध लड़ता था लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता था, क्षत्रिय व्यापार नहीं कर सकता था। तो ऐसे कार्य एक दूसरे के नहीं कर सकते थे। तो क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध करना, सुरक्षा करना, न्याय करना। अब जो राजा होते थे तो न्याय तो करते ही थे, फिर वेद पढ़ना, यज्ञ कराना और दान दक्षिणा देना, ये तो होते थे क्षत्रिय के कार्य। अब देखिए, हमने यहाँ देखा कि क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई भुजाओं से। भुजाओं में क्या होता है? बल होता है, इसलिए क्या उनके कार्य क्या हुए? बल के कार्य हुए। युद्ध करना, करवाना, युद्ध करना, सुरक्षा करना, न्याय करना, ये सब कार्य होगा क्षत्रियों के। उसके बाद तीसरा हमारा जो वर्ण आता है वो है वैश्य। अब वैश्य का कार्य होता था कृषि करना, गौपालन करना और क्या करना? व्यापार करना। वैश्य कृषि, गौपालन या पशुपालन और व्यापार, वैश्य के इतने काम होते थे। इनकी उत्पत्ति जंगाओं से। और जो शूद्र होते थे उनका कार्य होता था जो आगे के तीनों वर्ण है उनकी सेवा करना। शूद्र का काम केवल यही था कि जो तुमसे ऊंचे तीनों वर्ण है उनकी क्या करो? तुम सेवा करो। शूद्र का बस यही कार्य होता था। और उसकी उत्पत्ति भी पैरों से हुई है, मतलब वो बहुत नीचा होता था, उसका जो स्थान था वो बहुत ही नीचा था। और ये लोग एक दूसरे के कार्य नहीं कर सकते थे, मतलब जो राजा होंगे वो क्षत्रिय होते थे, जो ये कार्य करेंगे वो ब्राह्मण ही होते थे। और जो शूद्र होते थे उनकी बहुत ही निम्न स्थिति थी। उनका कार्य केवल यही कहा गया था कि उसको क्या करना, शूद्र को क्या करना है? ब्राह्मण, अपने जो तीनों वर्ग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना मात्र शूद्र का कार्य होगा। यदि ये वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी थी तो यह आवश्यक तो नहीं था कि हर व्यक्ति इसका पालन करता। जैसे ये वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी थी तो ब्राह्मणों का कार्य था इस वर्ण व्यवस्था का पालन करवाना, लेकिन ब्राह्मणों से अधिक संख्या उन 3 वर्णों की थी, तो वो चाहते तो इस वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था का पालन किया, और ऐसे क्या प्रयास थे जिसके माध्यम से ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था का पालन लोगों से करवाया? तो जो इसका है, वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियां अपनाई। ब्राह्मणों ने क्या किया? इसके लिए 3 नीतियां अपनाई। अब वो 3 नीतियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैवीय व्यवस्था है। मतलब उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है, वर्ण व्यवस्था की जो रचना हुई है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो क्या है? एक दैवीय व्यवस्था है। किस आधार पर कहा? वो कहानी बताई थी ना मैंने अभी कि कहा जाता, मतलब जब ये वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हुआ तो ये कहा जाता था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की पैरों से। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? देव से हुई है, दैवीय व्यवस्था है यह। और इस कारण क्या हुआ? इसका पालन आपको करना पड़ेगा क्योंकि भगवान की व्यवस्था है ये। तो इसके वजह से लोगों ने क्या किया? इसका पालन किया। एक तो ये नीति अपनाई उन्होंने। दूसरी नीति अपनाई, ब्राह्मणों ने क्या किया? शासकों को यह आदेश देते थे, ब्राह्मण शासकों को यह आदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में अनुसरण करें। अब क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण और शासक मतलब क्षत्रिय, इन दोनों की स्थिति लगभग सामान्य थी। मतलब ब्राह्मण ऊंचे थे परंतु इनमें ज़्यादा अंतर नहीं था। तो जिसका इस वर्ण व्यवस्था में ऊंचा स्थान है, जिसको इससे फायदा ही होने वाला है, वो क्यों मना करेगा इसका पालन करने से? तो जो क्षत्रिय थे उनको तो ये व्यवस्था अच्छी लग रही थी कि हम तो ऊंचे बन जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी सेवा में ही लगे रहेंगे। तो क्या हुआ? तो ब्राह्मणों ने क्या किया? क्षत्रिय से कहा, मतलब शासक, क्षत्रिय कौन होते थे? शासक। तो अब शासक जो कहेगा वो पूरी प्रजा मानेगी कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने शासकों से कहा कि तुम क्या करो, इस व्यवस्था के नियमों का पालन अपने राज्य में करवाओ।
अपने राज्य में, तो अब शासकों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसको पालन करवाने में, तो उन्होंने आदेश दे दिया, और आदेश दे दिया तो राजा की आज्ञा का पालन तो प्रजा को करना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्रजा ये भी सोचेगी कि यदि हमारे राजा कह रहे हैं तो ये सच में कोई सच बात होगी। तो इस कारण क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने जो हमारी इस नियम के अनुसार क्या किया, इस नीति के अनुसार भी वर्ण व्यवस्था का पालन करवाया लोगों से। शासकों से आदेश दे दिया, शासकों ने प्रजा से बोल दिया और उन्होंने क्या किया, इसका अनुसरण किया, ठीक है। तीसरा क्या था, ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। अब जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म एवं जन्म दोनों पर आधारित है। कैसे? तो सबसे पहला तो क्या है कि वर्ण व्यवस्था को कर्म करने के लिए बनाया गया कि जो वेदों का अध्ययन करेगा, जो पूजा पाठ के अनुष्ठानिक कार्य करेगा वो ब्राह्मण, ठीक है। जो युद्ध लड़ेगा, रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य, जो सेवा करेगा वो शूद्र, जो छोटे मोटे कार्य और नीचे कार्य, जो कार्य अपवित्र माने जाते हैं वो करेगा वो शूद्र। तो इस प्रकार क्या हुआ, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी, लेकिन धीरे धीरे वह व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। कैसे? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुष्ठानिक कार्य करवाता है तो वो ब्राह्मण होगा। अब उसका जो पुत्र होगा वो जन्म से ही ब्राह्मण है, क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे, इसलिए उसे जन्म से ही वो ब्राह्मण हो गया। तो अब क्या हो गई, ये परंपरा जन्मजात हो गई, क्योंकि वो फिर बड़ा होकर वो भी ब्राह्मण ही बनेगा। ऐसे कोई मान लो क्षत्रिय है, शासक है, तो उसका तो कर्म के आधार पर है, लेकिन जब उसके पुत्र का जन्म होगा तो वो तो जन्म से ही क्षत्रिय कहलाएगा ना। ऐसे ही वैश्य, मतलब ऐसे ही सारे वर्णों का, चारों वर्णों का यही है कि जो ब्राह्मणों ने यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि तुम क्या हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो जन्म पर ही आधारित है, तुम जैसे ही तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा तो वो ही बन जाएगा जो तुम हो, तो तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। और इन तीन नीतियों के माध्यम से ब्राह्मणों ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था के पालन करवाया, वर्ण व्यवस्था का पालन करवाया, और इन बातों को कहकर प्रजा ने उनकी बात मानी और इन व्यवस्था का क्या किया, लोगों ने उनकी बात मानी और इन व्यवस्था का पालन किया। अभी हमने अपने चार वर्णों के बारे में पढ़ लिया है। हमने ये भी देखा कि कोई भी वर्ण एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता है। यदि ब्राह्मण है तो उसका कार्य अनुष्ठानिक कार्य ही होंगे, क्षत्रिय है तो उसका कार्य युद्ध वगैरह, शासन करना, ये सब ही होगा, और वैश्य का कार्य व्यापार, कृषि वगैरह होगा, और शूद्र का कार्य सेवा करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य करे, ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य करे, वैश्य क्षत्रिय का कार्य करे, या शूद्र क्षत्रिय का कार्य करे। कोई भी एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन इस व्यवस्था के कुछ अपवाद मिले हैं, हम देख रहे हैं इसमें कई व्यवस्था, हमने पिछली बार भी देखे थे, जो गोत्र की परंपराएं थी उसके भी कई अपवाद मिले थे। तो इसके भी जो ये वर्ण व्यवस्था है इसमें भी कई अपवाद मिले हैं। क्या है? अक्षत्रिय राजा। हमने देखा कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं और कोई राजा नहीं हो सकता, पर अक्षत्रिय राजा मिले हैं। अब हमारे जो भारत है उसमें ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, अक्षत्रिय कहा गया इसलिए उन्हें। तो ऐसे कौन कौन से राजा थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो थे मौर्य वंश। इतना जो विशाल वंश हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि वो क्या थे, क्षत्रिय नहीं थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि वो जिसके पास रहते थे, जो माँ के पास, वो क्षत्रिय नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय ही था, बट उसको किसी और ने ले लिया था, या कुछ भी कहो। लेकिन कहते हैं कि ये क्या नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें निम्न कुल का कहा जाता है। किनको? मौर्य को। जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया उन्हें क्षत्रिय ही नहीं कहा गया, उन्हें क्या कहा गया, निम्न कुल का कहा गया। तो देखो ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर आ गई। यदि कर्म के आधार पर होती तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता, क्योंकि वो तो युद्ध कर रहा था, वो तो शासक था, वो तो प्रजा की रक्षा कर रहा था, तो उसे कर्म के आधार पर तो उसे क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन अब ये व्यवस्था काय के आधार पर आ गई, जन्म के आधार पर आ गई, क्योंकि उसका जन्म जो था वो क्षत्रिय से नहीं हुआ था, बस। अब दूसरा है शुंग। शुंग भी क्षत्रिय नहीं थे, तो क्या थे, ब्राह्मण थे।
पर उन्होंने भी क्षत्रिय के कार्य किए। वे भी राजा थे। कण्व भी ब्राह्मण थे, वे भी राजा नहीं थे, मतलब वे भी क्षत्रिय नहीं थे। शक बर्बर थे। बर्बर जातियाँ, कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें बर्बर कहा जाता है, तो वही जातियों के कौन थे? शक थे। उसके बाद सातवाहन, तो सातवाहन कौन थे? ब्राह्मण थे। सातवाहन भी राजा नहीं थे। तो इस प्रकार ये जो कुछ राजा थे वो क्या थे? अक्षत्रिय थे। और ये क्या है? जो ब्राह्मणीय वर्ण परंपरा है या ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था है उसके अपवाद कहे जाते हैं, या इन्हें उनके अपवाद के रूप में माना जाता है। अब वर्ण व्यवस्था के बाद हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और उसमें गतिशीलता कैसे आई। तो ब्राह्मणीय ग्रंथों में उल्लेख है। जो जाति व्यवस्था है, जैसे वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मणीय ग्रंथों में उल्लेख है, वैसे ही जाति व्यवस्था का भी ब्राह्मणीय ग्रंथों में क्या है? उल्लेख है। ठीक है। जाति क्या थी? जन्म पर आधारित थी। अब हमने जैसे देखा था कि वर्ण पहले कर्म पर आधारित थे, लेकिन धीरे धीरे वो काय पर हो गए? जन्म पर आधारित हो गए। लेकिन जो जाति थी वो प्रारंभ से ही जन्म पर आधारित थी, मतलब जन्म से ही व्यक्ति हो जाता था कि वो क्या है, उसका ये निर्धारण हो जाता था, क्योंकि जिसका बेटा होता था वो वही बनता था। तो उसके जन्म से ही क्या हो जाती थी? जाति का निर्धारण हो जाता था। फिर क्या थे? वर्ण तो 4 थे। वर्ण केवल कितने थे? 4 थे। लेकिन जातियां क्या थी? अनेक थी। जातियां क्या थी? अनेक थी। कई थी जातियां, कुछ गिनती की नहीं थी। कुछ समुदायों को वर्णों में शामिल नहीं। अब कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्हें वर्णों में शामिल नहीं किया गया था। अब वर्ण तो केवल 4 थे। ब्राह्मण था, क्षत्रिय मतलब राजा थे, वैश्य मतलब व्यापारी कृषक थे या पशुपालक थे, और शूद्र मतलब सेवा करने वाले थे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई लोग होते थे, उन्हें तो जातियों में शामिल किया ही नहीं गया। जैसे सुनार, स्वर्णकार, हम कहें कि सोने का काम कर, उसे किस जाति में शामिल किया जाएगा? और निषाद, जंगलों में जो जानवरों को पकड़ते थे या जंगलों में जो घूमते थे, उन्हें किस जाति में किस वर्ण में शामिल किया गया? तो ऐसे कई समुदाय थे जिनका वर्णों में कोई उल्लेख ही नहीं था, जिन्हें वर्णों में शामिल ही नहीं किया गया था। तो इसलिए उनका जाति में वर्गीकरण किया गया। उन समुदायों का क्या किया? जाति में वर्गीकरण किया गया। इस प्रकार वर्ण जाति में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। ठीक है। अब क्या था? वर्ण तो केवल 4 थे। अब 4 वर्णों में किस किस को लाओगे तुम? तो जातियां क्या हो गई? अनेक हो गई, जिनमें वर्ण के भी लोग आ गए और जो छूट गए थे वो लोग भी आ गए। और जब नया काल आने लगा तो और भी नए नए तरह के जो व्यवसाय थे या समुदाय थे वो उभरने लगे। जैसे कि हम स्वर्णकार ही कह लें, या हम शिल्पकार कह लें, या हम मतलब अध्यापक भी धीरे धीरे आए होंगे। तो उन्हें कहाँ बांटा जाता? इसलिए बहुत सारी जातियों में 4 वर्णों को क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। अब क्या थी? वे जातियां जो एक ही व्यवसाय से संबंधित थी उन्हें क्या कहा गया? श्रेणी कहा गया। वे जातियां जो एक ही व्यवसाय से संबंधित थी उनको मिलाकर एक श्रेणी टाइप की बना दी। और इसका हमें जो उदाहरण है वो मिलता है मंदसौर मध्य प्रदेश से। मंदसौर मध्य प्रदेश से एक अभिलेख मिला है जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का क्या है? उल्लेख है। मतलब रेशम बुनकर होंगे बहुत सारे, एक ही व्यवसाय है, एक ही कार्य है, एक ही जीविका है, तो इन सबको मिलाकर उनकी एक श्रेणी बना दी जिसे रेशम बुनकरों की श्रेणी कहा गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो हमें उल्लेख है वो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख से मिलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एक और टॉपिक पे, चारों वर्णों से परे एकीकरण। मतलब तो 4 वर्ण थे, उनको सबको मिलाकर एक मतलब जातियों में परिवर्तित कर दिया गया एकीकरण करके। हमारा जो उपमहाद्वीप है वो काय से भरा है? विविधताओं से भरा है। इतनी सारी विविधताएं हैं, उनको 4 जातियों में कैसे बांटोगे? 4 वर्णों में कैसे बांटोगे? तो क्या किया गया? उनको जातियों में परिवर्तित कर दिया गया। अभी मैंने बताया था कि कई समुदाय ऐसे थे जो ब्राह्मणीय व्यवस्था में थे ही नहीं, वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं।
तो वही समुदाय, इसमें लिखा है कई समुदायों पर ब्राह्मणीय परंपरा का प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो उसमें आते ही नहीं थे। तो फिर क्या किया गया, और इन समुदाय जो जन समुदाय जो ब्राह्मणीय परंपरा में नहीं थे, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे, उन समुदायों का उल्लेख कहाँ मिला, संस्कृत साहित्य से मिलता है। हमें कहाँ से मिलता है, हमारे संस्कृत साहित्य से काय का मिलता है, उन समुदायों का उल्लेख मिलता है जो वर्ण व्यवस्था या ब्राह्मणीय व्यवस्था में नहीं आते थे, या उन व्यवस्थाओं का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा था। तो ऐसे समुदाय कौन कौन से थे, तो ऐसे समुदाय विचित्र, कुछ लोग थे जो उनको रहन सहन का ढंग नहीं था, वो साफ सुथरे नहीं रहते थे, तरीके से नहीं रहते थे, तो उन्हें कुछ ऐसे वर्णों से ऐसे शब्दों से उन्हें पुकारा जाता था कि उनका नाम मतलब उनका वही बदल के रख दिया था। जैसे कि उन्हें विचित्र कहा जाता था, विचित्र, असभ्य, जंगलों में जो रहते थे, बर्बर, क्या कौन कौन से जो समुदाय थे, विचित्र समुदाय, असभ्य जिन्हें असभ्य, वे लोग जिन्हें विचित्र कहा जाता था, वे लोग जिन्हें असभ्य कहा जाता था, वे लोग जिन्हें बर्बर कहा जाता था, वे लोग जिन्हें जंगली कहा जाता था, जो जंगल में रहते थे, वे लोग जिन्हें निषाद कहा जाता था। अब ये निषाद का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। निषाद था जो एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी आप सबने, एकलव्य को सब जानते होंगे। तो एकलव्य क्या था, एक निषाद था, और इसी कारण ये एक असभ्य टाइप की जाति से था। तो इसी कारण क्या किया गया था, इसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से गुरु ने मना कर दिया था। फिर इसने गुरु की प्रतिमा बनाकर उनके सामने सबसे अच्छी धनुर्विद्या सीख के दिखाई थी, और फिर जब गुरु ने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था तो उसने उसे भी दे दिया था। ठीक है, तो जो एकलव्य था वो भी किस जाति से था, निषाद था, और इसी कारण गुरु ने मना किया था, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे, और वर्ण व्यवस्था में ये जातियां थी ही नहीं, तो इन्हें तो असभ्य और नीची जातियां माना जाता था। तो निषाद, और कौन सा, यायावर समुदाय। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। हम क्लास 11th की हिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं। जो यायावर थे वो लोग कैसे होते थे, घुमक्कड़, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, कहीं भी एक निश्चित आवास बनाकर नहीं रहते थे, और भोजन मिल जाता था शिकार कर लेते थे, और बस घूम घूम के अपना क्या करते थे, गुजारा करते थे। तो कौन कौन से समुदाय, विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली, निषाद, यायावर समुदाय। इनका क्या था, वर्णों में इनका कोई नामो निशान नहीं था, इन पर वर्ण व्यवस्था का प्रभाव नहीं था, और ऐसे सभी समुदायों को फिर इकट्ठा करके क्या किया गया, वर्णों को जाति में परिवर्तित किया गया, और इस प्रकार क्या हुआ, जाति व्यवस्था का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से बड़े ही इजी वे में समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं इसके पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच।